हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सभी को विदित है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ का जो एग्ज़ाम डेट है आपका आ चुका है और मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को आज हम जो सिलेबस का विश्लेषण करेंगे और मात्र 1 महीने का समय आपके लिए बचा है, तो इस विश्लेषण में आप एफएसओ का जब फील्ड में कार्य करेंगे आपकी पोस्टिंग के बाद, उस दृष्टि से सिलेबस को कैसे एनालिसिस किया जाए और 14 दिसंबर जो आपका एग्ज़ाम डेट है वहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, उस विषय पे चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को जैसा विदित है कि ये जो पद है हमारा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत किस विभाग के अंतर्गत है, ये हमारा है लोक स्वास्थ्य। वो स्क्रीन, अच्छा, ओके। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये जो पद है जिसकी जो भर्ती निकली हुई है वो है हमारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। अब देखिए, इस विभाग के अंतर्गत इस पद का सृजन हुआ है। अब इस विभाग का भी एक उप विभाग है जिसका नाम है आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग। अब एज ए एफएसओ जो आप कार्य करेंगे और जो आपका यूनिट वाइज सिलेबस बनाया गया है, उस एफएसओ के कार्य एवं सिलेबस को हम लिंक करेंगे। देखिए, जैसा आपको एफएसओ के सिलेबस के बारे में मालूम है कि ये 2 पार्ट में है, पार्ट ए एवं पार्ट बी। आप सभी लोग मध्य प्रदेश के बहुत से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें आपने मध्य प्रदेश के बुनियादी समझ एवं जिसका जो सिलेबस है जो पार्ट ए में है सभी का तैयार हो गया होगा, जिसमें ज़्यादा किसी को समस्या नहीं है। फिर भी मैं इतना आपको मालूम होना चाहिए उसमें कि मध्य प्रदेश शासन कैसे कार्य करता है, वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है। सिलेबस के जस्ट पहले पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पद को देखना चाह रहे थे। तो इसमें 2 पार्ट है हमारे, एक सचिवालय, दूसरा संचालनालय। अब आप देखिए कि ये जो सचिवालय के तहत जो मैंने आपको बताया वो विभाग आ जाता है आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिसके अधीन है खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग। अब जब आप कार्य करने की दृष्टि में आते हैं तो संचालनालय के स्तर से आपके संभाग एवं जिला स्तर पे एफएसओ का पद सृजन किया गया है। अब आप जिला स्तर पे देखेंगे तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। सबसे बेसिक लेवल पे एफएसओ है, फिर यहाँ सीनियर एफएसओ है और इसके ऊपर है डीओ। यहाँ आपके लिए ये मोटिवेशन रहेगा कि जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम 14 दिसंबर को देना है, तो अभी ये 63 या 64 पदों के लिए एफएसओ की जगह निकली है। इसके अलावा ये जो डीओ का पद है और जो सीनियर एफएसओ का पद है, और सभी को मालूम है कि पहले एफएसओ के 112 पद थे, तो जो शेष पद है उसके लिए भी विज्ञापन
2026 में आने वाला है पीएससी के माध्यम से, जिसका सिलेबस यही रहने वाला है। तो आपको 1 महीने तैयारी करके एग्ज़ाम देकर निकालना ही है। साथ ही साथ यदि वहाँ कुछ समस्या रहती है आपको, तो आपके लिए एक नई वैकेंसी भी आने वाली है। अब हम जो इसका मूल बी पार्ट है, जिसमें सभी को समस्या है, उसका विश्लेषण करते हैं और एफएसओ की दृष्टि से ये पार्ट क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम तो आपका क्वालिफाई होगा, साथ ही साथ आपको सर्विस में भी ट्रेनिंग के पूर्व आपको काफ़ी समझ आ जाएगी इसमें। देखिए, एज ए एफएसओ आपका कार्य क्या रहता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, यहाँ जो खाद्य शब्द है, जो फूड शब्द है, उसी के बारे में पहला यूनिट है। देखिए, यहाँ सिलेबस हमारा क्या कहता है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। तो यहाँ पे दो शब्द है आपका, फूड और साइंस। देखिए, साइंस का मतलब होता है किसी भी संकल्पना का या किसी भी घटना का बेसिक एनालिसिस, मतलब वो घटता क्यों घटित हो रही है, या मतलब उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। और फूड जो इस पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो हमको पहला जो यूनिट है हमारा, हमको ये समझना है कि खाद्य पदार्थ क्या है। अब ये जो फूड जो शब्द है यहाँ पे, तो अभी हम अगर आगे सिलेबस को देखें तो क्या है, हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। तो जो खाद्य पदार्थों ने, जब से हमारे यहाँ क्या है, कृषि क्रांति आई, मतलब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, तभी से हमारे यहाँ फूड्स आए, है ना। तो ये फूड के टाइप्स क्या क्या है और उनका प्रिजर्वेशन, मतलब अगर हमारे पास फूड अधिक मात्रा में उत्पादित होता है, या जो भी फूड आज हमारे पास है उसको लंबे समय के लिए कैसे प्रिजर्व करें, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये सारा आपने बेसिक पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस, यहाँ पे एक शब्द आता है स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का मतलब होता है किसी भी कम्युनिटी का ऐसा भोजन जो वो कई वर्षों से लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे अब मध्य प्रदेश की दृष्टि में देखें तो मध्य प्रदेश में जो पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पे नॉर्मली चावल यूज करते हैं, और जबकि नॉर्थ और वेस्ट का फील्ड क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, स्टेपल फूड गेहूं है हमारा, व्हीट। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है ना। अब सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए। ठीक, तो एक बैलेंस डाइट हमारा क्या होता है, जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिमिटेड मात्रा में फैट हो, इसके अलावा विटामिन्स हो, और क्या हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। ओके, तो ये सारी चीजें हों। लेकिन कुछ हमारा जो पिछड़ा समाज है या जो विकास की अवस्था में हमारे साथी लोग पीछे रह गए, तो उनको ये सारे सही मात्रा में मिले, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक टेक्निक्स जिसका नाम है फूड फोर्टिफिकेशन। हमारा टॉपिक भी है सिलेबस में। तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसके साथ में उसको एनहेंस करके, मतलब उसमें मिक्सिंग करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
एवं विटामिन्स आदि ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सभी लोग पीडीएस सिस्टम के बारे में जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि दो तरह का फोर्टिफिकेशन होता है पीडीएस सिस्टम में। एक मिलता है हमको फोर्टिफाइड राइस, इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल राइस रहता है उसमें आयरन के रूप में फोर्टिफाइड किया जाता है इसको, जिसमें एक कर्नल मिलाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा नमक जो आता है उसमें डीएफएस सॉल्ट दिया जाता है, डीएफएस सॉल्ट, इसका मतलब होता है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, आयरन और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो ये फूड फोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसके अतिरिक्त फूड फोर्टिफिकेशन अन्य जगह पे भी किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है इसमें एस्पेक्ट ऑफ ईट राइट चैलेंजेस इन इंडिया। भाई मध्य प्रदेश शासन का जो एफएसओ, एज ए एफएसओ आपका दायित्व रहता है कि ना सिर्फ आप खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकें, खाद्य प्रतिष्ठानों का पंजीकरण करें, इसके अलावा जनता के बीच में शुद्ध खान पान को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा ओके, शुद्ध खान पान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईट राइट चैलेंजेस जैसे प्रोग्राम मध्य प्रदेश के अंतर्गत कराते हैं। अगला इसमें टॉपिक है ट्राइबल फूड्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपने पढ़ा ही हुआ होगा, हमारे जो जनजाति भाई बंधु हैं उनके जो स्टेपल फूड्स के बारे में। अब जब हमने जान लिया कि फूड क्या है, तो फूड का जो डेफिनेशन है वो एक तो आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत मिलता है। अब जो फूड, कोई भी फूड बना हो वो उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। अब ये सारा जो पढ़ने के अलावा इनका हमको एंजाइम्स हैं, इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनसे हमको एनर्जी मिलती है, फिर इनके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी देखना है आपको। तो ये एक बेसिक है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, पर ये सारा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं इसमें। अब जो भी हमारे फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स है, तो जब इनको हम लोग इंटेक करेंगे तो इनका डाइजेशन कैसे होगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इनका बॉडी में, शरीर के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन कैसे होना है, इसके बारे में पढ़ना है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या रहेगा सभी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, तो ये सारा आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा केमिकल, साथ में इनका फिजिकल स्ट्रक्चर, क्या ये एसिड कैटेगरी के हैं कि बेस हैं कि बफर हैं कि कोलाइड्स हैं। तो यहाँ कोई भी आपको समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं इसमें, ये सारा। अब इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है, जैसे आपने मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ रहे हैं आप, तो जो भी आपका बैलेंस डाइट है थाली के रूप में, तो वहाँ आपको इस तरीके से स्टडी करना है कि आपको प्रॉपर समझ में आए। फिर आप फूड को इंटेक कर रहे हैं तो उसके माउथ में कौन कौन से एंजाइम, उनको जो पॉलीसेकेराइड्स है उनको डाइसेकेराइड में, फिर मोनोसेकेराइड में, उस फॉर्म में करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट होता है। इसके अब आप देखिए कि जो फूड का हमारा टॉपिक चल रहा था वहाँ पे, अब जब ये फूड्स का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा माइक्रोबायोलॉजी का रोल आता है। तो हमको बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है आपको। अब बैक्टीरिया के अंतर्गत गुड बैक्टीरिया क्या होता है, एक टॉपिक है इसमें। प्रोबायोटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, उनका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है आपको।
मॉर्फोलॉजी मतलब उनका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फिजियोलॉजी में पढ़ना है, उनका ग्रोथ कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बैक्टीरिया फंगाई आपके भोजन को खराब करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो हमको कहीं ना कहीं भोजन खराब हो रहा है तो फूड पॉइजनिंग हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर फूड से संबंधित डिजीजेस क्या क्या है उनके बारे में पढ़ना है। फूड टॉक्सिन इनके बारे में पढ़ना है आपको, है ना। और अगर फूड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसका डिटेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड फर्मेंटेशन। तो फूड फर्मेंटेशन का उपयोग प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है। फूड फर्मेंटेशन की टेक्निक कैसे उपयोग करते हैं, फूड फर्मेंटेशन के माध्यम से बेवरेजेस भी बनाए जाते हैं। तो ये सारा इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। अब देखिए हमारे इंडिया में और एमपी में क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है कि आप लोग एग्रीकल्चर के साथ मतलब कृषि के साथ आप क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो कृषि के अंतर्गत हमारा ऐसा समय रहता है जब कोई कृषि उत्पादन नहीं हो रहा है, तब भी हम अपनी जीविका का पशुपालन के माध्यम से कर सकते हैं। तो उनके विभिन्न रूप को पढ़ना है। अब पशुपालन में मिल्क हमको मिलता है, तो यहाँ मिल्क का सारा प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। अब मिल्क की प्रोसेसिंग से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके बारे में पढ़ना है। हमको क्या है, मीट। अब जब आप एक्ट के अंतर्गत जब आप फूड पढ़ेंगे तो फूड के अंतर्गत आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो आने ही है, साथ ही साथ ये एनिमल प्रोडक्ट्स भी इसी का पार्ट है। ये सब आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है जो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, है ना। फिर ये जो माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ा था उसी के अंतर्गत वाला टॉपिक है ये सारा। सभी लोग जानते हैं कि कल्चर और मीडिया बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब किसी फूड में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो काउंटिंग की टेक्निक कहलाती है एसपीसी और टीपीसी, ये दोनों आता है इस तरीके से। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम। अब जो फूड हम लोग खाते हैं उसके माध्यम से हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, और इसके माध्यम से हमारा जो बैलेंस डाइट हमारे को मिलना चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य और जीवन यापन के लिए। तो यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ये प्रीवियस यूनिट का ही पार्ट है एक तरीके से। अब ये महत्वपूर्ण है कि बैलेंस डाइट क्या है आपकी, और पर डे जो आरडीए है आपका, कि एक दिन आपको कार्य करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म ये है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है इसको काउंट करने के लिए, जैसे बीएमआई टेक्निक्स है, बॉडी मास इंडेक्स, ये सारी टेक्निक्स हैं। इसके माध्यम से आप आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स क्या क्या हैं आपके, मतलब न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में। अगर हम सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो माल न्यूट्रिशन की समस्या हो जाती है। ये सारा इसका पार्ट रहेगा इस तरीके से। जो भी आपको जिस टॉपिक पे आवश्यकता होगी तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे वहाँ पे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है या मतलब जो सक्षम लोग नहीं है उनको स्कूल के माध्यम से और आंगनवाड़ी के माध्यम से और पीडीएस शॉप्स के माध्यम से इनके माध्यम से पोषण उपलब्ध कराया जाता है। तो उसके लिए ये है मिड डे मील प्रोग्राम है आपका स्कूल के माध्यम से। इसके बारे में आपको
मिड डे मील के तहत क्या है कि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं उनको बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। फिर हमारा आंगनवाड़ी में एक कार्यक्रम होता है साझा चूल्हा। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि आंगनवाड़ी में आपका 0 से 6 वर्ष का बच्चा रहता है, और यहाँ पे स्कूल के अंतर्गत हमारा प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ये कार्यक्रम रहता है, मिड डे मील। और तीसरा, जो मुख्य हाशिए से बाहर के लोग हैं या जो अत्यंत गरीब लोग, उनको ले पीडीएस शॉप के माध्यम से न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया जाता है। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे। अब देखिए जो अगला यूनिट है हमारा, देखिए आपका फूड प्रोडक्शन हो गया। जब आप फूड एफएसआई एक्ट देखेंगे तो उसमें जो कानून आपको अधिकार कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फूड उत्पादन हो रहा है, फूड का भंडारण हो रहा है, फूड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भेजा जा रहा है, तो उसमें फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट है ये वाला आपका पूरा। अब जो पैकेजिंग कैसे होना, उसका साइंटिफिक तरीका है, वो सारा हमको पढ़ना है इसमें, प्रिंसिपल्स एंड मेथड। प्रिजर्वेशन के लिए जो टेक्निक्स है उन सारा ये है। पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा आपको इसमें पढ़ना है यहाँ पे। ये सारा पैकेजिंग का और स्टोरेज का है। स्टोरेज के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत MPWLC कार्य करता है, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन। यहाँ अब ये जो फूड है वो कैसे भारत में उत्पादित होता है, उसके लिए इंडियन फार्मिंग सिस्टम है, सभी लोग अवेयर हैं इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। सारा आपको पता है मिक्स्ड फार्मिंग है तो पशुपालन भी साथ में रहेगा। इसके अलावा ये सारे पोल्ट्री है, ये सारा पार्ट आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अभी एग्रीकल्चर का पार्ट है अगला, हॉर्टिकल्चर। तो ये बागवानी है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये सारी डेफिनेशन आपको पढ़ना है इसमें। एक्वा कल्चर है, डक, ये सारा पशुपालन वाला ही पार्ट है। इसमें जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये जितने भी हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड संस्थान है, जैसे नाबार्ड है, आपको ICAR है, कृषि वैज्ञानिक केंद्र हैं हमारे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ। अब देखिए भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है। अब संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आपका लोगों के वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, और साथ में क्या है, दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, बेसिकली फार्मिंग सेक्टर में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फूड सेफ्टी, देखिए भोजन के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स तो होना ही होना चाहिए, साथ में फूड भोजन की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकती है, ये सभी आपको पढ़ना है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। ये सारा आपको एज ए FSO के तौर पे कार्य करना है। ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, रोडेंट कंट्रोल्स, पर्सनल हाइजीन, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट है फूड सेफ्टी के, जो सभी आपको सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आम व्यक्ति को कैसे पता हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसके लिए ISO मार्किंग होती है। ये सभी आप सभी को मालूम है कि इंडिया में एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन भी होता है, तो इसमें एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को क्या है, हमेशा इन्वॉल्व रखना है। खाली समय में वो अन्य चीज़ें भी कर सकते हैं वो चीज़ें। इसके अलावा भारत में अलग अलग क्षेत्रीय विविधता है, तो एग्रीकल्चर के साथ में क्रॉप प्रोडक्शंस में सीरियल्स, पल्सेस, दालें हैं हमारी, ऑयल सीड्स है, मिलेट्स है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, ये स्पाइसेस है, ये सभी आपका सिलेबस का पार्ट है।
ये पशुपालन वाला वही पार्ट है, रिपीट है आपको, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये पूरा एनिमल वाला पशुपालन वाला पार्ट है। ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि जो फूड की हमारी डेफिनेशन है उसमें ये सभी पार्ट है। आपका मिल्क हो, एग हो, मीट हो, कोई भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में क्या है, सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको लंबे टाइम तक भोजन को प्रिजर्व किया जा सकता है। उन सारी टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना है। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए जंक फूड्स क्या होते हैं ये सारा आपको पता होना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं सारी, ये सब डिटेल में आपको पढ़ना है यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट फूड लॉज, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर भी जो आपका बेसिक सिलेबस में है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब आप इसमें देखिए तीन चीजें होती है, एक्ट है एक, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ठीक, तो फूड लॉज के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश और इंडिया में क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 काम करता है। वर्तमान में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 कार्य कर रहा है, उसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं और उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशंस आए हैं। तो इनके बारे में पढ़ना है। अब ये जो हमारा यूनिट है, ये सारा यूनिट्स को लिंक करता है हमारा। तो जो फूड लॉज है, रेगुलेशंस हैं, सर्टिफिकेशंस है और डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। अब यहाँ पे आपको ग्लोबल इकोनॉमी की दृष्टि से जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए कमीशन काम करता है, कोडेक्स। कोडेक्स बेसिकली क्या है, दो संगठन है, FAO एंड WTO के सहयोग से बना हुआ है, जिसका मूल उद्देश्य है जो ग्लोबल एरा के दौर में क्या होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट होता है, आयात होता है, और हमारे यहाँ से भी दूसरी जगह चीज़ें जाती हैं। तो सभी को हाइजीन और अच्छा फूड मिले, उसके लिए कार्य करता है कोडेक्स। भारत भी इसका मेंबर है। इसके अलावा कोडेक्स के अलावा FSI है, जो कि आपके एक्ट में अध्याय 2 में है पूरा। ये भारत में FSI पूरा फूड रेगुलेशन का कार्य देखता है। ये दिया हुआ आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि इसी एक्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा कि FSO के कार्य क्या है। ठीक, अब इसमें फूड अडल्ट्रेशन मतलब फूड में मिलावट कैसे की जाती है। इस एक्ट के पहले फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए अलग से एक्ट काम करता था। फिर जब ये 2006 में एक्ट आ गया, उससे पहले के जो सारे 5-6 एक्ट थे वो सभी को इसी में सबमर्ज कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। मिस ब्रांडिंग क्या है भाई, कोई फूड प्रोडक्ट है उस पर जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में लिखा जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। उसमें पैकेजिंग सही से होना चाहिए, उसका साइंटिफिक तरीके से, उसमें ये सारा चीज़ होना चाहिए। जिस चीज़ का वो घोषणा कर रहा है वो चीज़ें होना चाहिए अगर उसमें जांच होती है तो। कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, और ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FSO, मतलब जब आप एज ए FSO सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके कार्य और ड्यूटीज़ क्या क्या रहेगी यहाँ। अब देखिए इसमें जब आप कोई भी खाद्य व्यापार करते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेशन क्या लेना है, उसका प्रोसीजर क्या है, ऑडिटिंग कैसे करना है उसका,
सर्टिफाइंग क्या है, ये सारा पढ़ना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ये बेसिकली सर्टिफिकेशन का इंडिया में काम करता है, ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब कोई भी प्रोडक्ट है जिसपे एग मार्क लगा हुआ है तो उसकी क्वालिटी की गारंटी रहती है। उपभोक्ताओं को सही तौल मिले उसके लिए वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट काम कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे जब मिलावट इतना, तो ऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमने फूड एक्ट के बारे में पढ़ना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, और भारत में कौन कौन से संस्थान फूड इंस्टीट्यूट्स के बारे में कार्य करते हैं जो भोजन के सुधार के लिए, उसके तकनीकी बढ़ावा देने के लिए। CFTRI है, निफ्टेम है, ICMR, ICAR, DFRL, ये जो हमारी सेना के जो फूड्स पहुंचाए जाते हैं उसके बारे में काम करता है, DRDO के अंतर्गत है। इस तरीके से सारे संगठन आते हैं यहाँ। तो इस तरीके से आपने सारा सिलेबस सही है। हाँ, अच्छा उसमें थोड़ा डिले रहे। इस तरह विद्यार्थियों आपने पूरा सिलेबस देखा, तो वो जो FSO के कार्य के अधीन ही है सारा। अब इस सिलेबस के अंतर्गत जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके लिए हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। बाकी पूरा सिलेबस FSO के कार्य और उससे एक तरीके से लिंक है सारा। और सबसे महत्वपूर्ण है यूनिट 10, जिसमें कि फूड सेफ्टी लॉज के बारे में आपको पढ़ना है। अब कोई भी समस्या है तो आप टांडव क्लासेस के माध्यम से अवगत कराइए, हम नेक्स्ट क्लास उसके लिए अरेंज कराएंगे। धन्यवाद। किसका? ओके। देखिए साथियों, जैसा कि इस एग्ज़ाम का स्कीम है, तो पार्ट A रिटन एग्ज़ाम है इसका, और पार्ट B इंटरव्यू। जैसा कि ये एग्ज़ाम काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है तो हम लोगों को आइडिया नहीं है इसमें कि कितने मार्क्स है, इसलिए हमारे लिए इंटरव्यू सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारी FSO की टीम रहेगी यहाँ पे, सारे जो पहले से सेलेक्ट अधिकारी हैं और जो वर्तमान में FSO के तहत कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। और जैसे ही 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, हम 15 दिसंबर से इसका रिटन, पहले कुछ आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे और उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कराएंगे। धन्यवाद। और कोई डाउट? अभी मेरा मानना ये है कि हम लोग क्रैश कोर्स के जैसा कुछ टॉपिक्स पे पढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे फूड लॉज है, इंटरनेशनल फूड लॉज है, या फूड इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा जैसे बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स हैं, फूड फोर्टिफिकेशन है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग एक मैराथन क्लास लेना चाह रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी है कुछ टॉपिक और बताएं तो उन पर हम लोग तैयारी करके आपको बता पाएंगे अच्छे से, उसके बारे में आपको बताना है।